हेलो, नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए आज हम लोग आपके लिए भाग 10 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, बस उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा से इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के कैग, ये कैग का ही बचा हुआ था कल का, कैग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है के ऊपर ध्यान देना है। पहला, वह लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, बिल्कुल सही। उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, बिल्कुल सही। उसकी रिपोर्ट पर अंतिम रूप से कार्यवाही संसद द्वारा की जाती है, ये भी सही है। वह लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सकता, नहीं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो समितियों में भाग ले सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के पास भी ये पावर होती है और कैग के पास भी ये पावर होती है। आपका जो अटॉर्नी जनरल है उसके पास भी ये पावर है और कैग के पास भी ये पावर है कि ये लोग किसी भी समिति में बैठक में भाग ले सकते हैं। ठीक है, बट मतदान नहीं कर सकते। बस ये इनके ऊपर एक बाउंडेशन है कि मतदान नहीं कर सकते, बैठक में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 151 में उपबंध है कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। इस आधार पर कैग की रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है। अब यूपीएससी यहाँ पर क्या कर देगा कि कैग की रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है वो आपकी राष्ट्रपति की होगी, तो गलत हो जाएगा, संसद की होगी। ठीक है, सेकंड देखिए, कैग के कार्यालय से संबंधित उसका क्या महत्व है, उसके आपको कुछ कथन दिए गए, इनमें से राइट चुनना आपको। ठीक है, जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात की घोषणा करता है तो कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। नहीं, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, नियंत्रण बस नाम के लिए नियंत्रक है ये, इसके पास कोई पावर नहीं है कि किसी प्रकार का ये फाइनेंस को कंट्रोल कर सके, पैसे के आवागमन को कंट्रोल कर सके, ये कंट्रोल बिल्कुल भी कैग के पास नहीं है। तो जब पहले ही नहीं था तो वित्तीय आपात में तो कहां से आ जाएगा, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा, कैग द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति फिर उसको संसद में रखता है और संसद उसको लोक लेखा समिति के पास भेजती है। तीसरा, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक वित्त प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, ये भी सही है। फोर्थ, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग चला सके। नहीं, कैग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये जो है जांचकर्ता जो एजेंसियां वो कैग के आरोप के आधार पर क्या है उसमें दाखिल कर सकती है। अब आपको अजीब सा लगा, लेकिन 2014 में तो मोदी जी की सरकार ही बनवा दी कैग की रिपोर्ट नहीं, हालांकि उसमें कुछ ऐसा था नहीं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस कैग की रिपोर्ट को मतलब ये बोल दिया कि भाई इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वही 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाले को लेकर आज के टाइम में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो क्या है, वो उसी टाइम का एक मिसअंडरस्टैंडिंग का ही एक आप कह सकते हैं। कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो जांच करती है एजेंसी आती है, उन्होंने कई आदमियों को, कई नेताओं को पकड़ा, कईयों को गिरफ्तार किया, अंत में सब छूट गए क्योंकि वो कुछ मामला था ही नहीं। ठीक है, कभी इसके बारे में फुर्सत से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 2 और 3 आपका राइट है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेखा परीक्षा बोर्ड, ये आपका कैग के अंडर में होता है ना। कैग को एक डिपार्टमेंट दिया गया है कि वही आप इसके अध्यक्ष है और आपका काम क्या है कि आप बेहतर तरीके से जो आपकी ऑडिट की प्रक्रिया है आप उसको संचालित कर सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई, बिल्कुल सही। यह कैग कार्यालय का एक अंग है, ये भी सही है। इसके अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते, ये भी सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, नहीं, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कैग फिर अपने ये जो
लेखा परीक्षा बोर्ड के एक अध्यक्ष और 2 इसके मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? कैग करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो लोक लेखा समिति है वो आपकी कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। ठीक है, चलिए अब यहां से स्टार्ट हो जाएंगे आपके संसद के जितने भी क्वेश्चन है। संसद में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों संसद को, तीनों कंबाइन होकर संसद बोला जाता है। ठीक है, पहला, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, कंबाइन होकर राष्ट्रपति को लोकसभा राज्यसभा के साथ संसद बोला जाता है, बट संसद में राष्ट्रपति मेंबर नहीं होता, ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, उसका एक खुद का पद है, वो मेंबर नहीं है किसी का भी। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही। भाई, लोकसभा कोई प्रस्ताव लाएगी, वो पास करेगी, फिर राज्यसभा उसको पास करेगी और अंत में राष्ट्रपति जब उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा तब वो कानून बनेगा। तो संसद क्या है? तीनों से मिलकर बनती है। थर्ड, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल डिस्कस किया हम लोगों ने भी। तो तीनों इसके स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे आपके 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जबकि लोकसभा 552 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। बिल्कुल सही है। सेकंड, राज्यसभा में 238 से अनधिक सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे, जबकि लोकसभा में 530 से अनधिक सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे। अच्छा, इसके ऊपर कुछ डाउट है, देखते हैं बाद में। इसके पहले और देखते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 से अनधिक सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, जबकि लोकसभा के लिए 2। बिल्कुल ठीक। 12 तो आपके जो डिफरेंट फील्ड से एक्सपर्ट है उनको, और 2 आपको एंग्लो इंडियन। अब तो भारत सरकार ने ये कोटा भी खत्म कर दिया एंग्लो इंडियन वाला। डी, संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उपबंध है, जबकि लोकसभा के लिए संविधान में ऐसी कोई अनुसूची नहीं है। ये भी सही है। देखिए, यहां पर क्या कहा गया है कि जो 238 सीटें होंगी ना, उसमें आपकी यूनियन टेरिटरी भी शामिल है और उसमें आपकी स्टेट भी शामिल है। ठीक है, और 12 आदमी इसमें जो होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। लोकसभा में इन्होंने क्या कहा कि जो 530 सीटें हैं वो आपकी स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों से आएंगी, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेट से आएंगी 530 सीटें, तो केवल और केवल यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम 20 सीटें आ सकती है, तो 520 ये होगी और 550 ये होगी, और 2 आपकी एंग्लो इंडियन वाली थी। ठीक है, तो इसमें क्या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग से है, तो बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में भारत के सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल है। अच्छा, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है सभी के मेंबर आपके राज्यसभा में है, ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ का नहीं है कोई भी मेंबर, दादर नगर हवेली का नहीं है। ठीक है, तो किस किस का? केवल दिल्ली का है और पुदुचेरी का, पांडिचेरी का है, 2 के ही मेंबर है। अच्छा, सेकंड, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। बिल्कुल सही। यूनियन टेरिटरी के मामले में दिल्ली के लिए 3 सदस्य है। अभी आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और एक और मेंबर है, 3 आदमियों को राज्यसभा में एज ए मेंबर नॉमिनेट किया। ठीक है, तो दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों की संख्या रखी गई है, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगले नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकता है? अच्छा, लोकसभा के इलेक्शन में भी मतदान कर सकता है और राज्यसभा में। पहला, संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, नहीं, ये नहीं कर सकते। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन, राज्य विधान परिषद के और राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के, हाँ ये कर सकते हैं। देखिए, ये लोग जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भी अपना वोट कास्ट करते हैं ना, और जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो भी सभी जो राज्य की विधानसभाएं होती है वो भी उसमें अपना वोट कास्ट कराती हैं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए,
भारत के नागरिक होने के नाते वे लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं और राज्यसभा के निर्वाचन में भी संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मतदान कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत के संविधान में उपबंध है कि लोकसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मंत्री नहीं बन सकते। नहीं, इन्होंने क्या कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जिन व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया है, भारत का संविधान ऐसा प्रावधान करता है कि वो व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकते। देखिए, संविधान ऐसा कोई भी आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाती है, सरकार के हाथ में, अगर वो करना चाहती है तो कर सकती है, मंत्री बना सकती है। सेकंड, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य नहीं, देखिए जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के, ठीक है, वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक। तो इसके हिसाब से तो आपके दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्यसभा के सभी सदस्य राज्य की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतलब क्या कहा है, राज्य के सभी सदस्य, नहीं, सभी सदस्य। देखिए, ये वर्ड आ गया है सभी, अत्यधिक, सबसे ज्यादा, प्रमुख, ये वर्ड तब भी आए तब भी आप लगाओ कि ये गलती होंगे लगभग। तो राज्य के सभी सदस्य राज्य की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होते, गलत है, क्योंकि 12 जो सदस्य है उनको राष्ट्रपति भी तो नॉमिनेट करता है। सेकंड, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में किया गया है। नहीं सर, क्षेत्रफल का कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर पैमाना बनाया गया है, क्षेत्रफल से इसको कोई भी रिलेशन में नहीं। अगर क्षेत्रफल का हिसाब होता तो दिल्ली के हिस्से में कभी भी 3 सीटें राज्यसभा की नहीं आती, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्रफल तो सबसे कम है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, गलत है। तो राज्यसभा के कुल 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते, जबकि 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। संविधान की चौथी अनुसूची इसका निर्धारण करती है, चौथी अनुसूची इसका निर्धारण करती है कि किस राज्य से राज्यसभा की कितने सीटें होंगी और क्षेत्रफल के अनुपात में नहीं होंगी, क्षेत्रफल को ध्यान में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, कल भी हम लोगों ने बात की। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते। नहीं, इतने ज्यादा नहीं होते, 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। गलत है ये, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है, 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, उसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 3। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/3 सदस्यों की, ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 साल का कार्यकाल होगा। ठीक है, हालांकि इसका निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर तय हुआ है। ओके, चलिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु 2 संविधान संशोधनों के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि की गई। वे संविधान संशोधन कौन कौन से है? फैक्ट का क्वेश्चन है, रट लो, पीसीएस में आ सकता है। 7वां और 31वां, बस सिंपल है। 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन था, उसमें आपकी संख्या बढ़ाकर लोकसभा की सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर 520 कर दी गई 7वें अनुसंधान संविधान संशोधन के द्वारा, और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 520 से भी बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक है, तो 7वां और 31वां। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। नहीं सर, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया, कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अच्छा, लोकसभा में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हम और आप जब वोट डालते हैं अपना, तो 18 साल की उम्र में हम लोग वोट डालने लग जाते हैं ना। प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन होता है तो आप वोट डाल के आते हो या नहीं आते, 18 साल की आयु पर, ये भी सही है। थर्ड वन, मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक। नहीं, दोनों प्रकार का अधिकार है, संविधानिक भी हमारा अधिकार है और वैधानिक भी हमारा अधिकार है, दोनों अधिकार हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी,
ए आपका केवल और केवल 2 स्टेटमेंट सही है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वें, ये याद रख लीजिएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर आपकी आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, मत देने का अधिकार संवैधानिक और वैधानिक दोनों है। मत देने का अधिकार दोनों है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित है। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे। लोकसभा में सीटों का आवंटन उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी संख्या 60 लाख से कम है। ये राइट है। सेकंड, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन 2001 की जनगणना पर आधारित है। नहीं, ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, 1976 की जनगणना के आधार पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक का हमें मान लो बिल्कुल भी अता पता नहीं था, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, 3 गलत है तो 2 हमारा पहले से ही सही है, तो बी इज द राइट आंसर। बस देखिए, हो गया ना आसान से। अगर आपको 1 या 2 स्टेटमेंट भी पता है ना, तो आपको वो क्वेश्चन 101% अटेम्प्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा बिहेव करते हैं कि भाई जो करेक्ट आएगा बिल्कुल वही मैं उसको सोल्व करूंगा। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। तो सर आप बिल्कुल श्योर तो हो नहीं कि 60 के 60 आपके सही हैं। वो आपको लग रहा है कि 60 सही है, बट एक्चुअल में वो नहीं होते हैं। अब इसमें से कम आप मान के चलो 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 60 में से 20 गए, 40 तो वैसे ही रह गए आपके, और 20 का 1/3 कर लो, 6.5 नंबर आप इसमें मान लो, 6 यहाँ, 80 यहाँ पे नंबर थे आपके, 6 और काट लो यहाँ से, तो सर 74 नंबर आपके रह गए। तो 74 तो किसी तरीके से किसी कैटेगरी में पास नहीं होंगे। तो आपको जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है ना, वो आपको अब मान के चलो 80 to 84 इतने आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक, अब इनमें से आप मान लो 20 गलत भी हो जाते हैं आपके, 20 गलत हो गए तो कितने बच गए? 60 क्वेश्चन बच गए आपके। अब 20 का आप 1/3 निकालोगे तो 6 और काट दो इसमें से, 120 में से आप 6 काट दोगे तो 114। ये आपका सेफेस्ट स्कोर है। अब आप चाहे कट ऑफ जनरल की हो, बीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो, कोई फर्क नहीं, आप सेफ जोन में हो। तो आपको इतने क्वेश्चन की हैबिट बनानी पड़ेगी, और इतने क्वेश्चन पर आप तभी पहुंच सकते हो जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, अपने दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल के रखो। आप किसी को लेकर पहले से पूर्व धारणाएं मत बनाओ कि एग्जाम में मेरे को सिर्फ इतने ही करके आने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कई बार देखिए, ये तो आप 100% मान के चलिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते मिलेंगे जो सही वो होंगे 40 to 45, बस इससे ज्यादा यूपीएससी में आपको क्वेश्चन नहीं आते मिलेंगे। 40 से 45 मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे जो सही। आपको फिर भी 20 से 25 क्वेश्चन का रिस्क लेना ही पड़ेगा, और वो आप लोगे एलिमिनेशन मेथड के दम पे। उसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा कि आपने हे राम, हे माँ, हे जय सीता करके आपने कहीं भी लगा दिया, जय माँ शेरावाली करके, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कुछ ना कुछ मेथड, कुछ ना कुछ लॉजिक के आधार पर ही आप वहां पर पहुंचोगे। और ये जो लॉजिक लगाने की या एलिमिनेशन मेथड करने की जो क्षमता आती है, ये आपकी प्रैक्टिस से आती है। तो मोर एंड मोर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपके दिमाग में क्या हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया तो इसका आंसर ये हो सकता है। आपके दिमाग में एक पहले से आइडिया क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं सारा पढ़ के जाऊंगा, तो सर सारा पढ़ा हुआ तो आएगा नहीं, और ना ही आप रिकॉल कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी आपके अंदर जो आपका कॉमन सेंस है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उस टाइम पे इसकी नीड पड़ेगी। और 20 से 25 क्वेश्चन में इसकी नीड पड़ेगी आपको। तो आप क्या अपने दिमाग को खोल के रखा कीजिए, ऐसा बंद नहीं करना है कि भाई मेरे को बस यही आता और यही करूंगा, तो 100% फेल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको 2 स्टेटमेंट भी आती है तो आप आंख बंद करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 4 में से 2 आती है तो भी कीजिए, 3 में से 2 आती है तो आप 100% कीजिए। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये बिल्कुल फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, या ये तो आपको आता है या फिर नहीं आता है, इसमें बीच का ऑप्शन नहीं है, इसमें मन को भटकाना नहीं है, इसमें तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि तुक्का 100% आपका गलत ही मिलेगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस होंगे कि आपका तुक्का ठीक हो जाए, नहीं तो गलत ही मिलता है। ठीक है, तो 87वें संविधान संशोधन 2003 का संबंध निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से, इस संशोधन के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में किस जनगणना को अपनाने के लिए कहा गया है?
देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जब बनाई जाती है तो उसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर दी जाती है, भाई इस बाउंड्री में इतने लोग रहते हैं। तो ये जो बाउंड्री का निर्धारण है, इसके लिए जो जनसंख्या का पैमाना है वो किस संविधान संशोधन के आधार पर कौन सी जनगणना को माना गया? तो सर जनगणना मानी गई है 2001 की। क्षेत्रफल का परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना होगी और जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन के लिए जनसंख्या का पैमाना क्या होगा आपका? 1971 की जनगणना। बस याद रखना। तो इस प्रकार के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इसमें रिस्क नहीं लेना, इसको छोड़ देना। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, बेवकूफी नहीं करनी है वहां पर जाकर, सारे नहीं अटेम्प्ट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, सही देखना में। पहला, संविधान के अनुच्छेद 331 में, नहीं 331 में नहीं है, ये है आपका 330 में इनके आरक्षण का, ये सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो आपकी ए सीट है और वहां पर ये सीट रिजर्व कर दी गई है कि भाई इसके ऊपर केवल एससी और एसटी कास्ट के जो व्यक्ति है केवल यही यहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बी सीट है और वो जनरल की सीट है, वहां से कोई भी लड़ सकता, तो ये एससी और एसटी वाला व्यक्ति यहां से ना लड़कर ये बी से भी लड़ सकता है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। ठीक है, ये कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन जो ए सीट है जिसको रिजर्व रखा गया है उसके ऊपर केवल और केवल एससी और एसटी का ही मेंबर लड़ेगा, ये कंफर्म है, यहां पर जनरल नहीं लड़ सकता। तीसरा, वर्तमान में इनके आरक्षित सीटों की आवंटन में 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है और इनके आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 2020 कर दी गई। ये तो 100% सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी गलत क्यों है इसका? क्योंकि सीटों के आवंटन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। तो देखिए एससी एसटी के लिए जो सीटों के आवंटन है वो भी 2001 की जनगणना के आधार पर। क्षेत्रफल में अगर आपको देखना तो वो भी आपकी 2001 की जनगणना के आधार पर दिखेगा। अगर आपको जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करना है तो वो आपका 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, चलिए लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, अगर देश में आपातकाल लागू है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सेकंड, एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। गलत, 1 साल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 2 वर्ष के लिए नहीं, एक आपातकाल की घोषणा के समय 1 वर्ष में केवल 1 साल के लिए ही आपका बढ़ाया जा सकता। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। ठीक है जी, लोकसभा को 5 वर्ष पहले भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर विघटित कर सकता है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अब यूपीएससी आपसे पूछेगा, यदि प्रधानमंत्री की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद को डिमोलिश कर दिया है, उनको समाप्त कर दिया है, तो क्या इस डिसीजन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? तो आपको पता होना चाहिए इस मामले को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। कुल मिला के बात ये है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति को कोई भी सलाह देती है तो उस सलाह को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ये सलाह क्यों दी है। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता, किंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। भाई आपातकाल आपने लगा दिया तो 1 साल के लिए मान लो आप 2022 में यहां पर खत्म होना था आपका लोकसभा का कार्यकाल, आपातकाल लगा के आपने इसको 2023 में बना दिया, 2023 जनवरी तक। तो उसको फिर आप जब आपातकाल आपका हट गया ना, फिर आप उसको जून से आगे नहीं चला सकते, केवल 6 महीने तक ही चला सकते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, खैर ये तो वापिस आ गया शायद। कैग से संबंधित सही नहीं है, नहीं है का ये वही है, वह लोक लेखाधिक की समिति में बैठक में भाग नहीं ले सकता। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन से व्यक्ति संसद सदस्य बनने के योग्य नहीं है? अच्छा जी, कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, पूछा ये गया। पहला, न्यायालय ने घोषणा कर दी है कि यह व्यक्ति विकृत चित्त का है। ठीक है,
किसी अपराध में व्यक्ति को 2 वर्ष से उससे अधिक की सजा हुई है, लालू प्रसाद यादव जी को अब चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी सही है। निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो, ये भी सही है। छुआछूत, दहेज या सती प्रथा जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया हो, ये भी सही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन चारों में से या तो चारों का या इनमें से किसी एक का भी दोषी पाया जाता तो उसको आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो 1, 2, 3, 4 ये का आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है देखना है। संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद सदस्यों के लिए नियोक्ता या अयोग्यता संबंधित निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। गलत। अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मान लो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता, तो इस मामले में लोकसभा के मामले में अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा का अध्यक्ष फैसला करेगा कि इसको सभा में रहना या नहीं रहना। राज्यसभा के मामले में जो राज्यसभा का सभापति है, उपराष्ट्रपति है, वो डिसीजन करेगा कि भाई इसको राज्यसभा का मेंबर रहना या नहीं रहना। ठीक है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है, जिसे 85वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया था। नहीं 85 नहीं, ये 52 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम लाया गया। देखिए पहले क्या होता था, पहले जैसे मान लो इलेक्शन हुआ तो कोई नेता जीत गया, अब उस नेता को ये लगता है कि भाई मेरे जो कद है मेरी पार्टी में कम है, मेरे को मिनिस्टर की सीट नहीं दे रहे, तो वो उछल के क्या हुआ दूसरी पार्टी में जा गया, तो ये पार्टी गिर गई और दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। तो पहले ऐसा बहुत होता था। इवन एक नेता ने तो एक दिन में 3 पार्टी बदल ली थी। आयाराम गयाराम, उनका नाम भी फेमस हो गया था, आयाराम गयाराम। तो इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाने के लिए 52 संविधान संशोधन लाया गया। उसमें कुछ नियम बनाए गए कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपको दल बदल करना है, एक दल से दूसरे दल में जाना है, तो आपके लिए कुछ नियम है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया, बैग पैक किया और आप सुबह किसी और में थे और शाम में आप किसी और पार्टी की फ्लाइट में चढ़ गए, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया गया, ये सही है ना, और मजबूत बनाया गया। 52 में शामिल किया गया, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको और मजबूत किया गया। नामित या नाम निर्देशित कोई सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता नहीं त्यागनी पड़ेगी। नहीं, गलत है। अब देखिए इसके कुछ नियम देखिए, अब यहां पर आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नियम यह है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दल बदल कानून में संशोधन किया गया और इसको अधिक मजबूत बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 103 में उपबंध है कि संसद का कोई सदस्य 102 के तहत योग्य है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होगा, किंतु इससे पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय लेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल अधिनियम से, जिसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागता है और अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध संसद में मतदान करता है या नहीं करता है, या कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, या कोई नॉमिनेट व्यक्ति 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता, तो उसको सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। मतलब जो सरकार है उसने मान लो कोई प्रस्ताव लाया और कोई मिनिस्टर या कोई मंत्री उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट ना करके उसके अगेंस्ट में वोट करेगा, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा कि भाई ये तो दल बदल अधिनियम के आधार पर इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। क्योंकि अगर आप सरकार के मेंबर हो, सरकार के सदस्य हो, तो आपको तो सरकार के फेवर में ही करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे में कर रहे हो तो इसका मतलब आप दूसरी पार्टी के हितैषी हो गए हो। ठीक है ना, तो दिक्कत की बात है। और यदि कोई व्यक्ति मान लो उसको नॉमिनेट किया है तो वो 6 माह से पहले तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। मान लो कोई व्यक्ति निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया और वो मेंबर में पहुंच गया लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको क्या है, राज्यसभा में नहीं सॉरी लोकसभा में, तो वो क्या कर सकता है 6 माह के अंदर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। मान लो कांग्रेस को कर लो, बीजेपी को कर लो, किसी को कर लो 6 माह के अंदर, तो उसकी सदस्यता त्याग नहीं मानी जाएगी। अगर वो 6 माह के बाद करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेम रूल आपका नॉमिनेट मेंबर के साथ भी है। उनको भी अगर 6 माह से पहले करनी है किसी भी पार्टी को ज्वाइन तो कर सकते हो, 6 माह के बाद करोगे तो उसको भी डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आपका इतना ही है।
आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि और स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 11 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।